सो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। मैं एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव लर्नड अबाउट द चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। किस तरीके से चार्ज बॉडीज प्राप्त की जाती है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इफ़ यू डू रिमेंबर अबाउट द ग्रेविटेशनल चैप्टर, तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में क्या पढ़ा था अपन ने कि दो मासेस अगर एक दूसरे से आर सेपरेशन पे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से। उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी? F इक्वल टू G m1m2/r²। वो लॉ था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इन सिमिलर मैनर यहाँ पे एक अपन पढ़ेंगे किसके बारे में कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से आर सेपरेशन पे होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वहाँ पे तो था ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। वो था न्यूटन्स लॉ और ये है कूलम्ब्स लॉ। तो अपन यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये रिलेवेंट है दो पॉइंट चार्जेस के। याद है वहां पे दोनों मासेस कैसे थे? पॉइंट मास। अच्छा, ऐसा समझना, मैं ग्रेविटेशन को आपको रिकॉल करता रहूंगा जब अपन किसकी बात करते रहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि दोनों चैप्टर मैंने पहले भी बताया था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसा ही चैप्टर है जैसा अपन ने कहां पे पढ़ा था? ग्रेविटेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताता रहूंगा जहां जहां पे सिमिलरिटी होगी वहां पे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q1 एंड Q2, अब एक चीज देखना, Q1 एंड Q2 यदि R सेपरेशन पर हैं तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे थ्रू अ फोर्स, एक फोर्स के थ्रू, और वो जो फोर्स है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब इन दोनों के जो नेचर है, नेचर ऑफ चार्ज मतलब इन दोनों पे प्लस है या माइनस, उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर दोनों सिमिलर नेचर के हैं, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो अभी मैं मान लो कि इन दोनों पे सिमिलर चार्ज है। इन दोनों पे क्या है? सिमिलर चार्ज। तो इन दोनों पे यदि सिमिलर चार्ज हैं तो ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल। कितने फोर्स से? मान लो इसको बोल दिया मैंने F21। क्या बोल दिया मैंने? F21। और डायरेक्शन इधर। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल। पहली बात ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल। इधर कितने से? F12। अब यहां पे F12 क्या है? F12 है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। व्हाट इज F12? एक पर दो के कारण फोर्स। और व्हाट इज F21? दो पर एक के कारण फोर्स। क्लियर बात? सुनो आगे की बात। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। क्लियर? अब डायरेक्शन, इसके कारण इस पर फोर्स उधर और इसके कारण इस पर फोर्स इधर। और F12 और F21 क्या है? मैग्नीट्यूड्स। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इट इज जस्ट सिमिलर टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वहां पे केवल अट्रैक्शन का था, यहां पे अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। तो ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस या द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो हुई इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, F12 और F21 के बारे में। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। और अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। जस्ट रिकॉल योर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट वाज गिवन बाय G m1m2/R²। दैट फोर्स वाज ड्यू टू मासेस which were at a separation of R, and here this force K Q1 Q2/R² is due to charges. So this is charge interaction.
and it was the mass interaction. The mass interaction was only of one type and that type is attraction. लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस का चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन रिपल्शन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसे हैं। हमने यहाँ पे दोनों को सिमिलर चार्जेस माना है, मतलब आइदर बोथ आर पॉजिटिव और आइदर बोथ आर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे F12 क्या है? F12 is the force on 1 due to 2, force on 1 due to 2। F21 क्या है? force on 2 due to 1। और F क्या है? दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है। तो फिर सर F12 क्या है? F12 वो फोर्स है जो एक पर लग रहा है, किसके कारण? दो के कारण, क्योंकि दो भी इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, और एक भी इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। अब आपको जान के खुशी होगी कि जो F है ना, F फोर्स, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। देखो मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा, तो मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा। डायरेक्शन तो अपने को वैसे ही पता चल जाएगी कि अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो F का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको अपन यो भी तो लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड F का मैग्नीट्यूड बराबर F21 का मैग्नीट्यूड बराबर F12 का मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पर दो के कारण जो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? इतना, और 2 पर भी कितना फोर्स लग रहा है? इतना। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब दो चार्जेस जो स्टैटिक हैं, एक दूसरे से R सेपरेशन पे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वो कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज सिमिलर टू द G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और बातें करते हैं इसकी। तो हमने ये देखा, अच्छा इस पर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वही इस पर इसके कारण फोर्स लग रहा है। क्लियर? और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अब यहां पे देखो आप बेटा, F21 किधर लग रहा है? इधर, और F12 किधर लग रहा है? इधर। मतलब इस पर फोर्स यदि इधर है तो इस पर फोर्स इधर है। अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो डायरेक्शन क्या हो गई? क्या हो गई? माइनस। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। चलो मिटा दूं इसे। सर अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो यहां पे तो अपन ने दोनों को या तो प्लस लिया, इसको भी प्लस लिया, इसको भी प्लस, या फिर इसको भी माइनस लिया और इसको भी माइनस। मैंने शुरू में बोल दिया था। अगर सर हम यहां पे इसको लेते हैं Q1 को, तो क्या ले लेते हैं? प्लस, और Q2 को क्या ले लेते हैं? माइनस। अब मान लो दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितनी है? R। अब देखो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। कितने फोर्स हैं? तो कितने फोर्स हैं? तो ध्यान से सुनना, ये इसको क्या लिख देंगे? F12, और इसको क्या लिख देंगे? F21। अभी भी आप ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन अभी भी क्या है? ऑपोजिट। और फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, और यहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो सीधी सी बात, जब दो चार्जेस एक दूसरे से R सेपरेशन पे होते हैं, तो R सेपरेशन पे जब होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे दिया जाता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक पर दो के कारण फोर्स बोल दो या दो पर एक के कारण फोर्स बोल दो, वो किसके बराबर होगा? F, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात, एंड ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड की बात। दूसरी बात डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन से रिलेटेड क्या है कि डायरेक्शन ऑफ, अब ये पूरा वेक्टर लिख रहा हूं मैं, F12 का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा किसके? F21 के डायरेक्शन के। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। अगर अपन वेक्टर में लगाएं तो यहां पे क्या लगा दें? माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, केवल डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। क्लियर बात? तो ये दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन की बात, और दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग। F12 और F21 का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। चलो अब इस फोर्स से रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा यहां पे।
तो अपन जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात, this force can be attractive और रिपल्सिव। अब ये बात आपको समझ जाने में आ जानी चाहिए क्या, कि अट्रैक्टिव कब होगा, जब ऑपोजिट साइन के चार्जेस हों, और रिपल्सिव कब होगा, जब सिमिलर साइन के चार्जेस हों। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो द फोर्स इज ओनली बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो आपसे बोला जाए कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है सर केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तीसरी बात, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, F12 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होता है, F21 के मैग्नीट्यूड के, और वो कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे के, हियर के इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहां पे जो के है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और बेटा इस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत ढंग से। क्लियर, ये तो हुए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चौथा, इस के बारे में अपन और डिटेल में बात करेंगे। क्लियर, ये तीन पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, के इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसे क्या लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इन यूनिट्स। और आप चाहो तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। क्या, ध्यान से सुनो। F इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन को K लिखना है तो K बराबर कितना हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की कितनी हो गई, न्यूटन, आर की मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 मल्टीप्लीकेशन में तो कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, के की। मैं अभी फिर बोल रहा हूं, के बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। के को अभी ये लिखा जाता है, आप इतना सा ध्यान रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे बोला था EPSILON, एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो जीरो लग रहा है इसे, ये बेटा एप्सिलॉन नॉट है ना, इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी अपन ने दोनों चार्जेस को, मैंने बोला ना कि दो चार्जेस कहां पे रखे हूं, दो चार्जेस जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पड़ते हैं, R डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पे के को क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। लेकिन वहां पे मीडियम क्या लिख रखा है, फ्री स्पेस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, वो मीडियम क्या है, स्पेस और एयर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे कोई मीडियम जो है वो बिल्कुल फ्री स्पेस है, मतलब वहां पे कोई मीडियम उपस्थित नहीं है। फ्री स्पेस का मतलब क्या, बिल्कुल वैक्यूम। तो आप इसे बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दो या फ्री स्पेस बोल दो। तो ये एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब अभी चार्जेस किस में रखे हुए हैं, किसी मीडियम में नहीं रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में या एयर में। क्लियर बात। चलो, ये के बारे की बात। और इसकी वैल्यू कितनी होती है इस कांस्टेंट की, 9 × 10⁹ और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फिफ्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो बच्चों, यहां पे अपन ने बोला
इन फिफ्थ पॉइंट कि साहब दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो डिपेंड करेगा साइन कैसा है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, द इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इट एक्ट्स, यूं लिख दो, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। आई बात समझ में? अब इसकी बात समझाता हूं। आप याद कर लो वो ग्रेविटेशन, जब दो मासेस के बीच में लग रहा था तो दोनों जो फोर्स लग रहा था वो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगता है, मतलब इन दोनों चार्जेस को कौन ज्वाइन कर रहा है? ये लाइन। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, अगर दोनों सिमिलर उसके हैं तो साइन के, और इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो इसका मतलब इसी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। छठा पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि इस पर इसके कारण फोर्स इधर और इस पर इसके कारण फोर्स उधर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, और दोनों सेम बॉडी पे या अलग अलग बॉडी पे? अलग अलग बॉडी पे। तो आपको पता है कि इफ टू फोर्सेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग इन ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्या बोला मैंने? सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, अगर डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम नहीं, सॉरी, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस के पेयर को क्या बोला जाता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। मैंने रीजन बता दिया क्यों ऐसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक एक्शन रिएक्शन क्या है? पेयर। क्लियर बात? ये 6 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स, अभी मैंने बोला कि अभी हमने दोनों चार्जेस को कहां पे रखा हुआ माना था? स्पेस में। कहां पे रखा हुआ था? मतलब उनके बीच में कोई मीडियम था ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मीडियम आ जाए तो मीडियम आ जाएगा, तो फोर्स चेंज होगा, कितना होगा? वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। इसको एक इंडिविजुअल टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो Q1 और Q2 चार्ज है, इनके बीच में फोर्स तो लग रहा है कितना? कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है? यस, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो अपन क्या लिख सकते हैं? दिस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस depends on the medium between the charges. क्लियर? आप यहां पे मीडियम चेंज कर दो, फ्री स्पेस की जगह कुछ पानी वानी डाल दो या कुछ डाल दो, तो मीडियम चेंज होने पर इन दोनों के बीच का फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर बात? मैं आपको बताऊंगा उसको डिटेल में। ये हुआ 7वां पॉइंट। अच्छा, एक और बात यहां पे बेटा, दो मासेस के बीच में क्या मीडियम चेंज होने से उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है क्या? Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर डिपेंड्स ऑन मीडियम और नॉट? डू नॉट चेंज, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम और नॉट? यस, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। 7 पॉइंट। 8th पॉइंट, 8वां बिंदु। 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट है, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां पे ये Q1 चार्ज है, यहां पे ये Q2 चार्ज है, और इसको मान लो मैंने बोला प्लस और इसको बोला मैंने माइनस, और बच्चों मान लो कि यहां पे एक तीसरा चार्ज है Q3। ठीक है जी, ध्यान से सुनना इसको। अब Q1 और Q2, ये Q2 इस Q1 को क्या कर रहा होगा? इधर अट्रैक्ट,
ये Q2 Q1 को क्या कर रहा होगा, इधर अट्रैक्ट कितने फोर्स से, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मान लो R है तो R1 स्क्वायर, यूँ बोल दे। अच्छा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस Q1 लिखना चाहिए, बेटा माइनस तो केवल जैसे आप यहाँ माइनस लिखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आते ही क्या होगा, ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, इसलिए उस माइनस को ना लिखने के बजाय मैंने इसको डायरेक्शन बता दी ना। तो आपको पता है वेक्टर फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर, मान लो मैं लिख दूं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, तो इस डायरेक्शन को मतलब ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो ये माइनस साइन केवल क्या बताएगा, अट्रैक्शन। इसलिए आप केवल हमेशा मैग्नीट्यूड लिखो और वेक्टर और जो आपकी डायरेक्शन है उसे इस एरो से रिप्रेजेंट कर दो। तो इनके बीच में मान लो इतना फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा, K Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी, R2 स्क्वायर। अब आप एक समझो कि अगर ये Q3 नहीं होता तब भी इन दोनों के बीच में यदि R1 सेपरेशन पे होते तब भी इतना ही फोर्स लगता, और ये Q3 है तब भी इतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब इस Q3 की प्रेजेंस का क्या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पर कुछ इफेक्ट आया क्या, नहीं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ the presence of other charges। क्या बोला मैंने कि साहब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब इन दोनों के बीच में पहले भी इतना ही फोर्स लग रहा था, अगर इसे यहां लिया है तब भी इतना ही फोर्स लग रहा है। हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ये Q3 नहीं था, ये Q3 नहीं था तो केवल इन दोनों के बीच में इतना ही फोर्स लग रहा था, लेकिन ये Q3 आने की वजह से इस पर, इसने भी तो फोर्स लगा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स तो चेंज हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज हुआ। देखो एक बात समझना, इस पर क्या चेंज हुआ, नेट फोर्स या इन दोनों के बीच का फोर्स? तो इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं हुआ, नेट फोर्स चेंज हो गया। और नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस और नॉट, नेट फोर्स चेंज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, बट द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज do not affect the force between two charges. Clear? So this one is 8th point. The 9th point is नाइन पॉइंट क्या है? 9 पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे कूलाम फोर्स भी बोल दो क्योंकि कूलाम ने दिया था। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जिनके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। जस्ट रिकॉल योर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वाज कंजर्वेटिव। तो एक तो ग्रेविटेशन पढ़ा था अपन ने 11वीं में, और 12वीं में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपन पढ़ेंगे ये भी किस प्रवृत्ति का है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको पता है, दैट इज द 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, 10th पॉइंट क्या हुआ? 10वां पॉइंट। अब 10वां पॉइंट जो है 10th पॉइंट, मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? R डिस्टेंस पर, और वैक्यूम में रखे हुए हैं। अभी जब तक मैं कुछ ना कह दूं वैक्यूम को लेके चलना, क्योंकि मीडियम की बात अपन आगे करेंगे। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, ये फोर्स कितना लग रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? इतना। 2 1 पर कितना लगा रहा है? इतना। डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट, दोनों अलग अलग बॉडीज पे होते हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का जोड़ा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है,
सिस्टम पर, ये दोनों मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है सर? इतना। इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? तो ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है कितना? इतना ही। और ये इस पर फोर्स कितना लगा रहा है? इतना। तो बेटा इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं? F12 इक्वल टू माइनस F21। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि क्या Q1 पर फोर्स 0 है क्या? नहीं। Q2 पर फोर्स 0 है क्या? नहीं। Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? इतना। Q2 पर फोर्स कितना लग रहा है? इतना। क्या सिस्टम पर फोर्स 0 है क्या? यस। तो ये क्या है? दिस फोर्स इज ऑन द सिस्टम। F12 चार्ज 1 पर, F21 चार्ज 2 पर, लेकिन ये 0 फोर्स किस पर? सिस्टम पर। और आपको पता है जिस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है उसका नेट मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। सो नेट मोमेंटम या मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मैं बोलूं कि इस फोर्स के बारे में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कहां पे वैलिड है, तो इसके लिए दो बातें आप बताना हमेशा कि पहला सर ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और दूसरा दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए? स्टैटिक कंडीशन में। मीडियम डिपेंडेंसी वी विल टॉक इन डिटेल। तो के बारे में मैंने बात की, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एक और बात बता देता हूं कि के को अपन ने लिखा था 1/4πε0, यहां पे ε0 क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है बेटा ε0 की क्या? ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट आप निकाल के बताना। देखो आपको के की यूनिट तो मैंने बता ही दी, एप्सिलॉन की आप निकाल के बताना। ये मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया इसका, ये मैग्नीट्यूड क्या मतलब, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैंने बता दी, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट आप आइडेंटिफाई करना कि इसकी यूनिट कितनी होगी। क्लियर बात? ये आपका टास्क है। तो ये इससे फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर न्यूमेरिकल, अब तक जो पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इनके बारे में आप लोग ढंग से पढ़ना। क्लियर? थैंक यू।